हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमको सीखना है बोर का परमाणु मॉडल। अभी तक हम लोगों ने थॉमसन का और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जाना है। अब हमको जानना है नील बोर के बारे में। जो कमी रदरफोर्ड में रह गई थी उस कमी को पार करने के लिए नील बोर सामने आए। रदरफोर्ड ने जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सतत कक्षाओं में गति करता है और इसकी ऊर्जा खत्म होने पे वो नाभिक में गिरता है, उसी बात की इन्होंने पुष्टि की। किसने? नील बोर ने। नील बोर ने यह बताया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन बंद वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। यानी ऐसे नहीं, बीच में क्या है? नाभिक है और नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि यह क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और जब खत्म हो जाता है तो नाभिक में गिर जाता है। इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता है तो अलग अलग इसका एनर्जी लेवल होता है। जब यह अपनी कक्षा को छोड़ने की या उत्तेजित अवस्था में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इसको किसी अन्य कक्षा में जाना होगा इलेक्ट्रॉन को, तब इसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी और नहीं तो उसी कक्षा में वह मेंटेन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन यानी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। और रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। एनर्जी खत्म होती है तो नाभिक में गिरता है। ये बातों को बार बार ध्यान देना है क्योंकि जो उनकी कमी थी वो इनका स्ट्रॉन्ग था। तो ऊर्जा का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन नहीं करता है या स्थिर कक्षा में पाया जाता है। क्या? स्थिर और निश्चित कक्षा में पाया जाता है। आगे चल के इन कक्षाओं को नाम दे दिया गया। इसे कहा गया के एल एम एन कहिए इनको, या 1, 2 या 3 या 4 के अंकों से प्रदर्शित किया गया। यानी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, जिसको नाम आप दे सकते हैं या पहले कक्षक को के एल एम एन इसी प्रकार से यह बढ़ता हुआ चला जाता है। ये जो के एल एम एन है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोष। क्या कहते हैं? कोष कहिए या सेल कहिए, इसे सेल कहा जाता है। आगे चल के 1919 में लैंगमेयर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो सकता है? या तो 2 होगा, या तो 8 होगा, या 18 होगा, या 32 होगा। इस हिसाब से किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। लेकिन जब 1921 में कौन आया? बरी नामक वैज्ञानिक आए। किसने आया? बरी। यहाँ तो कौन था? लेंगमेयर थे। इन्होंने 2, 8, 18, 32 बताया। बाकी जब 1921 में बरी नाम के वैज्ञानिक आए तो बरी और बोर ने मिलकर बना दिया बोर-बरी का नियम। क्या बना दिया? बोर-बरी का नियम। इन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के जो सेल है कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के हिसाब से रखा जाएगा। किसके हिसाब से? 2n² के हिसाब से रखा जाएगा। उसके बाद से इसमें सबसे बाहरी वाले कक्षे में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। या उससे पहले कितनी होनी चाहिए? 18। 18 के बाद से जितनी भी भरी है 8 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 8 से कम है तो वो अनस्टेबल परमाणु के रूप में माना जाता है। किसने बताया था? बरी ने। इन दोनों लोगों ने मिलकर बोर और बरी ने मिलकर 2n² रखा था। अब मान लीजिए जहां n है, n क्या है? n आपका है सेल नंबर। क्या है? सेल नंबर। जब इनको सेल के रूप में रखेंगे, मान लीजिए यह के सेल है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना? n। तो अगर यहाँ पर फार्मूला आप लगा देंगे 2n² का तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो वैल्यू रखिए 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 2। यानी पहले कोष्टक में जो होगा, पहला किसी परमाणु का कक्षक होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में क्या होगा? 2n²। इसको भी करेंगे। दूसरे में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 × 2 का पावर 2। तो मिलकर कितना हो जाएगा? 2 × 4 = 8।
8 हो जाएगा। दूसरे कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अगर n बराबर 3 कर दिया जाए तो 2n स्क्वायर लगाइए, फिर 2 इंटू n की जगह पर कितना है 3, तो 2 इंटू 9 बराबर 18। आगे चल के n की वैल्यू कितनी 4 रखेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 16 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 32। आगे चल के आप n इक्वल टू 5 भी रख सकते हैं, n इक्वल टू 6 भी रख सकते हैं। चाहे जितनी वैल्यू रखिए, अधिकतम परमाणु की संख्या 2n स्क्वायर के हिसाब से रहेगी, तब परमाणु की आपका स्टेबल माना जाएगा। यह किसने बताया था? बोर-बरी के नियम में। आगे चल के नील बोर ने जो बताया था कि नाभिक के बाहर वह वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, और इसको कई सेल का नाम रख दिया गया। आगे चल के जब यह सेल का नाम रखा तो उसी सेल को हम लोग कहा गया क्वांटम। क्या कहा गया? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? एच भी। एच क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और v क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी माना जाता है। समझ में आई बात? एक बार दोहरा देते हैं फिर से। बोर ने इतनी सारी बातें बता दिया। आगे चल के लैंगमेयर ने बताया कि किसी भी परमाणु के सेल में 2, 8, 18 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। लेकिन 1921 में बरी ने आया, उन्होंने कहा कि किसी भी उपकोष में किसके हिसाब से 2n स्क्वायर के हिसाब से रखेंगे। 2, 8, 18 के हिसाब से तो रखेंगे, लेकिन उससे पहले 2n स्क्वायर को उसको मिलान करना पड़ेगा। इन्होंने बताया, बोर-बरी ने, कि किसी भी परमाणु के उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8। 8 के बाद से 18 तक जा सकता है, 18 के बाद से 32 तक जा सकता है, लेकिन जब तक 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में नहीं रहेगा तब तक परमाणु स्टेबल नहीं माना जाता है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से शुरू होता है। जब आप किसी भी परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरोगे तो किस प्रकार से भरोगे? मान लीजिए हमको भरना हो सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। किसी भी परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 11। 11 इलेक्ट्रॉनों को घुमाना है, तो कैसे घुमाएंगे? पहले में कितना भरेंगे? 2। हमारे पास 2, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 9। दूसरा में कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से 8 बचा। कितना? 8 माइनस कर दीजिए, 1 बचा, तो 1 वाले को बाहर में डाल देंगे। तो उससे पहले वाले संख्या में कितनी होनी चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 रहेगा तो यह संपूर्ण है। 1 है तो 1 इसको यह त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, ये इसका नियम होता है। ठीक है, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो कितना कक्षक बना? 3 कक्षक। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इसका संरचना बनाएंगे तो यह मान लीजिए नाभिक हो गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर कितने कक्षा? 3 कक्षा। तो 1 कक्षा यह हो गया, 2, और ये हो गया आपका तीसरा। तो पहले में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन। पहले में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। तीसरा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 4, यह 6, यह 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वाले में कितना है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर है, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा। बस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? बदलती रहती है। कभी न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, कभी कम होता है। और जब न्यूट्रॉन की संख्या कब प्राप्त होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे, तब जाके हमको मिलेगा। वो आगे हम आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will